क्वेश्चनों की सीरीज में आज सामाजिक धार्मिक सुधार के संबंध में प्रश्नों को लेके आए हैं। आखिर ये सवाल उठता है कि ये सामाजिक धार्मिक सुधार की जो अगुवाई की थी वो अगुवाई करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो हमने देखा कि जब ब्रिटिश इंडिया की जो शिक्षा प्रणाली थी या अंग्रेज जब भारत आए और उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया और अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने के क्रम में जब इस शिक्षा नीति से जो नया युवा वर्ग था वो परिचित हुआ, तो इस शिक्षा नीति से परिचित होने के कारण वो यूरोप के जो अनुसंधान हो रहे थे या यूरोप का जो प्रगति हो रहा था, तो वो व्यक्ति भारत का जो नया युवा वर्ग था वो यूरोप के प्रगति, विकास, अनुसंधान, पुनर्जागरण, चिंतन, नया चिंतन, इन सब से जुड़ता हुआ चला गया। यही वर्ग आगे उभर कर हिंदुस्तान में जो है ना अगुवाई करने लगा। मध्यकालीन जो कुरीतियाँ थीं, मध्यकालीन जो रूढ़ियाँ थीं, उन मध्यकालीन रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रयास करने लगा। हालांकि इसे बहुत सारे जो प्रतिरोध हैं उन प्रतिरोधों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन ये युवा वर्ग संगठित होके जो है ना उन सामाजिक कुरीतियों पर चोट करने लगा और इस परिस्थिति में या इस दिशा में ब्रिटिश सरकार ने भी इसका समय समय पर सहयोग किया। प्रारंभिक चरण में ब्रिटिश सरकार सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक सुधारों से परहेज करती रही, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश सत्ता का वर्चस्व बढ़ता चला गया तब फिर उसने जो है इन नए विचारों पर को जो है ना समर्थन दिया और उन रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास किया। इसी क्रम में जो है ना सती प्रथा का अंत, आगे चल के फिर दास प्रथा का अंत, तो इस प्रकार से जो है ना कन्या भ्रूण हत्या, विधवा पुनर्विवाह को देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो इन्हीं संदर्भ में जो है हम धार्मिक और सामाजिक उन प्रणेताओं को लेके आए हैं जो प्रणेता समाज में कुछ बदलाव करना चाहते थे। एक तरह से वो समाज में पुनर्जागरण करना चाहते थे। तो कोई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है निम्न सुधार आंदोलनों का कालक्रम क्या है। आप देख रहे हैं, मतलब ये जो सुधार आंदोलन हुए थे, इन सुधार आंदोलनों का कालक्रम क्या है। यहाँ पर पहला दिया है भारत का ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा। ये 4 जो है ना, ये जो समाज सुधारक आंदोलन थे, ये आंदोलनों के नाम दिए गए हैं। और दूसरे विकल्प में जो है वो दिया है कि कौन सा, कब और कहाँ हुआ है। तो देखो दूसरे यानी सेकंड उसमें दिया है कि ये भारत का ब्रह्म समाज ये 1866 में अस्तित्व में आया था। हमको जो है ना कालक्रम बताना था, कालक्रम से मतलब डेट बताना थी। आदि ब्रह्म समाज 1828 में अस्तित्व में आया। तो यहाँ पर ABCD करके दिया है। मेरा कहने का मतलब ये था कि भारत का ब्रह्म समाज 1866, इसके सामने A है, इसको अपन को मिलान करना है कि 1866 किसका है। A में है 1866, B में 1828 और C में है 1878 और D में है 1815। तो हमें इनका मिलान करना था। मिलान करने से पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में समझें कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज जो है, जिसे हम आदि ब्रह्म समाज भी कह सकते हैं, ब्रह्म समाज का अस्तित्व 1828 में आया था और कलकत्ता में जो है ना ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना की गई थी। और राजा राम मोहन राय एक तरह से हिंदू धर्म और संस्कृति और समाज को जो है एक शुद्ध रूप देना चाहते थे और एकेश्वरवादी विचारधारा के ये प्रवर्तक थे। एकेश्वरवादी का मतलब होता है एक ईश्वर को मानने वाले लोग, एक ही ईश्वर को मानते थे ये। तो एकेश्वरवाद की विचारधारा को ये जो है ना प्रसारित करते थे। और आपने देखा होगा राजा राम मोहन राय
की मृत्यु जो है ना ब्रिस्टल में हो गई थी। ब्रिस्टल जो है ना यूके में यानी ब्रिटेन में पड़ता है। और ये मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़ाने का जो मुकदमा चल रहा था लंदन में, ये उसकी पैरवी करने के लिए गए थे कि मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय का पेंशन बढ़ाया जाए। तो उसी क्रम में जो है ना उनकी पैरवी करने गए थे, वहीं पर ब्रिटेन में इनकी मृत्यु हो गई। तो ब्रिस्टल में ही इनको जो है ना वो दफना दिया गया था, या वहीं पे इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये तो हुआ आदि ब्रह्म समाज। यानी ब्रह्म समाज का फाउंडर कौन था? तो यानी कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। इसके पहले जो था भारत का ब्रह्म समाज, यानी 1866 में अस्तित्व में आया था। और भारत का जो ब्रह्म समाज है, इसका मतलब था कि ब्रह्म समाज का जो पहला टूटन हुआ था, पहली बार जो ब्रह्म समाज में विघटन हुआ था राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद, तो 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर जिस ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता बने, उसे जो है ना वो भारत का ब्रह्म समाज कहा गया। और इन्होंने देवेंद्र नाथ टैगोर ने एक 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। और एक मासिक बंगाली पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी। तो ये था भारत का ब्रह्म समाज। यानी 1866 को अपन को मैच कराना था किससे? यानी देवेंद्र नाथ टैगोर से। अगली जो चरण आता है वो आता है साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज यानी ये दूसरा विच्छेदन था, यानी दूसरी बार ब्रह्म समाज में टूटन था, टूट गई थी ब्रह्म समाज एक बार फिर से 1878 में। तो ये जो दूसरा विच्छेदन हुआ था, दूसरा विच्छेदन आनंद मोहन बोस जो है वो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, ये दो व्यक्ति ब्रह्म समाज से टूट के अलग हो गए थे। और ये जो साधारण ब्रह्म समाज था, ये सेन यानी केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज था। इनकी ब्रह्म समाज से ये अलग टूटा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आनंद मोहन बोस थे, इनका विचारधारा टूटने का जो कारण रहा था वो ऐसा रहा था कि केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ही जो है एक कानून बना था। और ये कानून बना था वैवाहिक संबंधों के लिए, मतलब एक छोटी अवस्था में जो विवाह कर दिए जाते थे, मतलब बाल विवाह के संदर्भ में इनके प्रयासों से सरकार ने कानून बनाया था। उस कानून को जो बनवाने का श्रेय था वो केशव चंद्र सेन को जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि कूच बिहार के राजा के साथ अपनी पुत्री की शादी कर दी, जो बाल बच्ची थी, मतलब छोटी उम्र थी उसकी, और उस जो कानून है कानून के दायरे से बाहर थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने जब उससे विवाह कर दिया, और ये बेमेल विवाह माना जाता है। कूच बिहार के राजा बहुत बड़ी उम्र के थे, लगभग शायद वो मतलब 38-40 साल के 42 साल के रहे होंगे, और इनकी जो पुत्री थी वो 11-12 साल की थी। तो इसी विरोध के चक्कर में जो है ना, इस विरोध के चक्कर में जो आनंद मोहन बोस हैं और शिवनाथ शास्त्री हैं, ये ब्रह्म समाज से अलग हो गए थे, यानी यहाँ टूट गया था ब्रह्म समाज। फिर इसके बाद आती है आत्मीय सभा। जो चौथा जो पोर्शन है आत्मीय सभा, ये 1815 में स्थापित हुई थी। और एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने के लिए, हिंदू धर्म पर चोट करने के लिए जो है ना, ये जो हिंदू धर्म की रूढ़ियाँ थीं, रूढ़ियों पर चोट करने के लिए और समाज में व्याप्त रूढ़ियों पर चोट करने के लिए राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ना 1815 में, यानी ब्रह्म समाज से पहले उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से जो है ना इसका मैच कराते हैं। तो मैच में आप देख सकते हैं कि जो इनके जो वो दिए हैं, जो कॉलम दिए हैं कि किसका किससे मैच करना है, तो इसका आंसर बी है, यानी फर्स्ट का 4 और सेकंड का जो है ना वो सेकंड और थर्ड का जो है ना वो फर्स्ट और फोर्थ का जो है ना थर्ड। इस टाइप से जो है इसके मैच होते हैं आंसर। इसके बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप नजर डालिए। तो ब्रह्म समाज के विभाजन में कौन सा कथन सत्य है? अपन को ये बताना है कि ब्रह्म समाज का जो विभाजन हुआ था उसमें से सत्य कथन कौन से हैं। पहला कथन है ब्रह्म समाज में प्रथम विभाजन पुराने युवा वर्ग और नए युवा वर्ग के मतभेदों के कारण हुआ था। दूसरा जो कथन है नया युवा वर्ग जाति प्रथा की पूर्णता समाप्ति के पक्ष में था। तीसरा कथन है कि पुराना युवा वर्ग जाति की कठोरता की आलोचना करते हुए इसे जारी रखने के पक्ष में था। चौथा था नए युवा वर्ग ने बल दिया कि ब्रह्म समाज का धर्म हिंदू धर्म है
और पांचवा था पुराने जो वर्ग था युवा वर्ग, उसका मानना था कि ब्रह्म समाज का धर्म सर्वव्यापी है अथवा हिंदू धर्म से अलग है। ये पांच जो है ना आपको जो है ना पांच कथन दिए हैं, इन पांच कथन में से हमें देखना था कि कौन कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन गलत हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसमें ये समझना पड़ेगा कि पुराने युवा वर्ग और नए युवा वर्ग की सोच क्या थी यहाँ पे जो ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे। देखो, पुराना जो युवा वर्ग था वो एक तरह से दक्षिणपंथी विचारधारा का था कि जो परंपराएं चली आ रही हैं उनमें थोड़े से बदलाव के साथ उन परंपराएं लगातार समाज में जारी रहें, लेकिन कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जो भारी भरकम कुरीतियां हैं उनको समाप्त कर दिया जाए या उन पर चोट की जाए। लेकिन नया युवा वर्ग जो था, जो जुड़ रहा था ब्रह्म समाज से, ये नया युवा वर्ग ये तीव्र प्रगतिशील विचारधारा का था, एकदम आमूलचूल परिवर्तन करना चाहता था। तो आमूलचूल परिवर्तन करने वाला विचारधारा का जो युवा वर्ग था और ये पुरानी विचारधारा के जो युवा वर्ग, दोनों में टकराहट होने लगी थी और इसी टकराहट के कारण जो है ना ब्रह्म समाज टूट गया था। पुराने जो विचारधारा है उनका देवेंद्र नाथ टैगोर जो है ना वो समर्थन कर रहे थे और नई विचारधारा का समर्थन जो है ना वो आपके केशव चंद्र सेन कर रहे थे। तो इन्हीं के कारण, इन्हीं दोनों के विचारों की टकराहट के कारण जो है ना ब्रह्म समाज में टूटन हुआ था। तो बात आती है कि विभाजन का वास्तव में क्या सत्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला दिया है ब्रह्म समाज में प्रथम विभाजन पुराने और नए युवा वर्ग के मतभेद के कारण हुआ। तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि बात सही है, दोनों की विचारधाराओं के मतभेद के कारण ये जो है ना टूटन हुआ था, यानी ये कथन सत्य है। दूसरा है नया युवा वर्ग जाति प्रथा की पूर्णता समाप्ति के पक्ष में था। तो नया युवा वर्ग जो है ना, यानी पुराना युवा वर्ग से मतलब है देवेंद्र नाथ टैगोर और उनकी विचारधारा के लोग, नया युवा वर्ग केशव चंद्र सेन है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि नया युवा वर्ग जो है ना जाति प्रथा को पूर्णता यानी पूरी तरह से समाप्त करना चाहता था। तो पुराना युवा वर्ग जाति प्रथा की कठोरता से आलोचना करता है, बिल्कुल बात सही है, वो कठोरता से आलोचना तो करता है लेकिन इसे जारी रखने के पक्ष में था। तो मैंने आपको बताया था कि पुराना युवा वर्ग जो है ना यानी रूढ़िवादी विचारधाराओं पर चोट तो करना चाहता है लेकिन उसे परिवर्तित रूप में स्थायी बनाना चाहता है या परिवर्तित रूप में जारी रखना चाहता था। तो ये विचारधारा उसी को देती है, यानी तीसरा कथन सही है। चौथे में है कि नए युवा वर्ग ने बल दिया कि ब्रह्म समाज का धर्म हिंदू धर्म है। ये गलत है। नए युवा वर्ग ने जो है ना ये इस पर बल नहीं दिया था कि ब्रह्म समाज का जो मूल धर्म है, समाज का जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, ये उन्होंने नहीं दिया था। पुराने युवा वर्ग का मानना था ब्रह्म समाज का धर्म जो है ना सर्वव्यापी है और हिंदू धर्म से अलग है। तो ऐसा भी नहीं माना गया था, हिंदू धर्म से उन्होंने अलग करके इसे कभी नहीं देखा है। सर्वव्यापी तो मतलब उन्होंने एकेश्वरवाद की तो परिकल्पना की है, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रत्येक उसमें धर्म में एक ईश्वर होता है। बहुदेववादी परंपरा को नहीं अपनाया, एक देववादी परंपरा को अपनाया और धर्म को स्वीकार किया। तो ये हिंदू धर्म से अलग तो हो ही नहीं सकता है। तो ये जो है ना पांचवा कथन गलत है। तो इस हिसाब से आपका आंसर जो है ना, जैसे ए में दिया है 1, 2 और 3 सही है, तो ये आपका आंसर सही हो गया। बी में दिया था 2, 3, 4 सही है, तो ये गलत हो गया था। सी में दिया था 3, 4, 5 सही है। डी में दिया था सभी सही है, तो इसका आंसर जो है ना ये सही है। अब इसके बाद बात करते हैं कि देखो ब्रह्म समाज यानी ब्रह्म समाज की जो परंपराएं हैं, ब्रह्म समाज की परंपराओं को समझो, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो आदि ब्रह्म समाज जो है ना वो देवेंद्र नाथ टैगोर का यानी पुरानी विचारधारा का था। 1865-66 के आसपास जो है ना यानी 1866 में इसमें विघटन हुआ। तो ब्रह्म समाज केवल ब्रह्म समाज के नाम से एक अस्तित्व में एक टूट के ब्रह्म समाज अलग हुआ था जो केशव चंद्र सेन जो है ना जिसका नेतृत्व कर रहे थे। और इस ब्रह्म समाज का प्रभाव जो है ना बंबई और मद्रास में अधिक था, क्योंकि केशव चंद्र सेन बंबई और मद्रास की तमाम यात्राएं की उन्होंने और इसको जो है ना प्रसारित किया था। और भारतीय संघ की स्थापना जो हुई थी 1878 में एक विचारधारा आई थी और इसी ब्रह्म समाज की जो केशव चंद्र सेन वाले ब्रह्म समाज की है। तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था। नेटिव मैरिज एक्ट जो है ना इसमें लड़के की शादी की उम्र जो है ना 18 वर्ष निर्धारित की गई थी और कन्या की शादी की उम्र जो है ना 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। इससे कम उम्र में बाल विवाह माना जाता था। इस प्रकार का जो है ना इनके प्रयासों से एक एक्ट पारित हुआ था। 1878 में जो विघटन हुआ था केशव चंद्र सेन वाली जो ब्रह्म समाज से
उसमें आनंद मोहन बोस और वो अलग हो गए थे, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ से जो है ना अगर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो अपन इस प्रकार से इसे हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसका मिलान करना है अपन को। तो निम्न को सुमेलित कीजिए। तो आपका पहले में दिया है आर्य समाज, दूसरे में दिया है रामकृष्ण मिशन, तीसरे में दिया है दक्कन एजुकेशन समिति और चौथे में दिया है देव समाज। और यहाँ पर जो है ना इसके कुछ फाउंडर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ए में दिया है स्वामी विवेकानंद, आपको मिलान करना है। ए में दिया है स्वामी विवेकानंद, बी में दिया है शिवनारायण अग्निहोत्री, सी में दिया है दयानंद सरस्वती और डी में दिया है गोपाल गणेश अगरकर, यानी जी अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर। ये अपन को इसका मिलान करना था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्य समाज शुद्धि आंदोलन के रूप में, सामाजिक शुद्धि, समाज में शुद्धि आंदोलन और कुरीतियों को दूर करने के रूप में जो है ना वो एक तरह से अस्तित्व में आया था। और 1875 में बंबई में इसकी स्थापना जो है ना हुई थी और दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है ना इसकी स्थापना की गई थी। और दयानंद सरस्वती का वास्तविक यानी मूल नाम जो है ना वो मूल शंकर था। और 1824 में दयानंद सरस्वती का तंकारा नामक, यानी गुजरात के तंकारा नामक जो एक तरह से क्षेत्र था, गांव था, वहाँ पर उनका जो है ना जन्म हुआ था। और ये जो फिर इसके बाद उन्होंने बचपन में, मतलब ये कुछ 12-14 साल की उम्र से बाहर निकल गए और इसके बाद जो है ना उन्होंने डांडी धारण कर लिया। और फिर बिरजानंद मथुरा में जो है ना भ्रमण करते हुए दंड धारण कर लिया और फिर मथुरा में बिरजानंद से मिले, मतलब एक स्वामी थे बिरजानंद, उनसे मिले। और फिर इसके बाद जो है ना यहीं पे इनका जो है ना दयानंद सरस्वती के नाम रूप में जो है ना उभर कर ये सामने आए थे। तो यहाँ पर हमने देखा है कि स्वामी विवेकानंद का जो आर्य समाज था, आर्य समाज का भी विभाजन हुआ था। जैसा कि आगे चलते हैं, आर्य समाज का विभाजन जो है ना 1892 के आसपास हुआ था और ये 2 भागों में बट गया था। एक भाग इसका जो है ना लाला लाजपत राय और इनके साथ जो है ना हंसराज भी थे, जिन्होंने डीएवी परंपरा को, दयानंद वैदिक एंग्लो स्कूल, जो डीएवी स्कूल होते हैं, डीएवी परंपरा को इन्होंने जो है ना स्वीकार किया था। और डीएवी स्कूल जो है ना इसी आर्य समाज के जो है परंपरा से आए हैं, जो विकसित हुआ था। और दूसरा जो है इनका आर्य समाज का जो दूसरा धड़ा था, यानी दूसरा जो पक्ष उभर कर सामने आता है, दल उभर के सामने आया था, उसे गुरुकुल कांगड़ी कहा जाता है। और ये गुरुकुल कांगड़ी का जो मुख्यालय है, देखो जो आर्य समाज का मुख्यालय रहा है वो बंबई रहा है और लाहौर रहा है। लाला लाजपत राय और हंसराज के समय इनका मुख्यालय लाहौर रहा था। लेकिन जो गुरुकुल कांगड़ी टूट के एक अलग दल हुआ था, उसका मुख्यालय जो है ना वो हरिद्वार हुआ। और गुरुकुल कांगड़ी में जो है ना वो उसके जो प्रवर्तक थे वो अलग रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ना गुरुकुल कांगड़ी आज भी चलता है। और ये गुरुकुल कांगड़ी जो है ना प्योर वैदिक परंपराओं पे आधारित था, यानी रूढ़िवादी वैदिक परंपराओं पे आधारित था। वो प्राचीन धर्म, वो प्राचीन ग्रंथ, उन सब पे जो है ना विश्वास रखता था, ऋषि मुनियों पे विश्वास रखता था। और जो लाला लाजपत राय वाला आर्य समाज था, ये आधुनिक विचारधारा को स्वीकार करता था, पर ये इस पर आधारित था आर्य समाज इनका। तो ये जो है ना आर्य समाज से क्वेश्चन यहीं से इतने ही पूछ सकते हैं। और लेखराम और मुंशीराम जो है ना गुरुकुल कांगड़ी जो एक तरह से जो विचारधारा टूट के आई थी, लेखराम और मुंशीराम उसके प्रवर्तक बने थे। और उन्होंने जो ना हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी के नाम से जो है इसकी स्थापना की थी, वो आज भी वो अस्तित्व में है। दूसरा जो आता है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण परमहंस के नाम पर जो है ना एक मिशनरीज तैयार किया था। रामकृष्ण मिशन क्या था? देखो रामकृष्ण मिशन जो है वो एक ईसाई मिशनरीज के आधार पर जो है ना दीन दुखियों की या बाढ़ग्रस्त लोगों की या बीमारी से ग्रस्त लोगों की जो है वो सेवा सहायता करता था। वो इस प्रकार का एक मिशन स्थापित किया था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद को सभी लोग जानते हैं, उनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। और रामकृष्ण जो है ना जो काली मंदिर के पुजारी थे, वो इनके गुरु थे और रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाने जाते थे। और रामकृष्ण परमहंस का नाम, वास्तविक नाम जो है ना वो गदोधर चट्टोपाध्याय था। तो इनसे शिक्षा लेके जो है ना स्वामी विवेकानंद ने जो है ना रामकृष्ण मिशन स्थापित किया था। इनके बारे में और भी आगे हम आपको जो है ना समझाएंगे किस प्रकार से जो है ना मठ की स्थापना की। फिर इसके बाद जो है ना उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में भी इन्होंने एक मठ की स्थापना की और उसे अपना दूसरा मुख्यालय बनाया था।
तो ये जो है ना रामकृष्ण मिशन किससे संबंधित था, तो यानी स्वामी विवेकानंद, ये आपका आंसर जुड़ जाएगा यहाँ से। तीसरा है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, 1884 में पूना में स्थापित हुई थी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। और ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है ना, ये गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा जो है ना स्थापित की गई थी, और गोपाल जी अगरकर के द्वारा स्थापित की गई थी। और इसमें जो है ना अगरकर के साथ जो है ना तिलक, चिपलंकर और माधव राव इनके सहयोगी थे, यानी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से ये जुड़े हुए लोग थे। तो तिलक भी इससे जुड़े हुए थे, चिपलंकर भी इससे जुड़े हुए थे, और माधव राव भी इनके सहयोगी हुआ करते थे। चौथा जो है ना देव समाज, 1887 में लाहौर में स्थापित हुआ था देव समाज, और शिव नारायण अग्नोत्री के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। यानी इस संस्था को, इस संस्थापक जो है ना शिव नारायण अग्नोत्री थे, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था देवशास्त्र। देवशास्त्र के नाम से इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, यानी पुस्तक लिखी थी, जिसमें इनकी विचारधारा को प्रेषित किया गया है। और ये जो शिवनारायण अग्नोत्री हैं, ये रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज से जो है ना शिक्षा प्राप्त एक इंजीनियर था, और ये गुरु देवता मतलब गुरु को जो है ना वो देवताओं से सर्वोपरि मानते थे। ये इनका मानना था कि गुरु जो है ना देवताओं से सर्वोपरि होता है, गुरु हमें मार्गदर्शन देता है, गुरु की महिमा बहुत बड़ी होती है, और गुरु जो है ना एक जीने का एक दिशा निर्देश और एक पाथ दिखाता है, यानी रास्ता दिखाता है। तो इस प्रकार से इसके आंसर अगर आप देखते हैं कि ABCD में जो है ना दिया है CADB, पहला जो A में दिया है CADB, इसके बाद है ACBD, इसके बाद है BDAC, और इसके बाद है DACB। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो A आंसर है इसका A CADB इसका मैच करता है, तो आप देख लेना, तो ये मैच कर जाता है, इसका आंसर A है। अब बात करते हैं जैसे विवेकानंद के बारे में कि विवेकानंद का अपना अस्तित्व क्या है। विवेकानंद से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि विवेकानंद से जो है ना केवल रामकृष्ण मिशन से संबंधित क्वेश्चन नहीं होते। तो देखो विवेकानंद जो है ना 1863 में इनका जन्म हुआ था, और 1902 में इनकी मृत्यु हुई, और 1893 में विवेकानंद जो है ना अमेरिका के शिकागो गए थे विश्व धर्म संसद में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसके बाद जो है ना 1899 में इन्होंने यूरोप की यात्रा की, अमेरिका की यात्रा की, और इसके बाद 1900 में ये पेरिस गए और धर्म इतिहास पर उन्होंने बोला था। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इन्होंने जीरो पे बहुत लंबा स्पीच दिया था वहाँ पे, कि धर्म इतिहास को जोड़ के पहली बार जो है ना यूरोप में देखा गया था। इतिहास और धर्म को अन्यथा वहाँ अलग अलग देखा जाता था। और जो विश्व संसद हुई थी उसमें ये गीता लेके गए, तो गीता का सार बताया था इन्होंने। तो काफ़ी इन्होंने जो है ना इन्हें वाही लूटी थी, इनके जो है विचारों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया था यूरोप के संदर्भ में। तो इसमें हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने एक प्रबुद्ध भारत, ये एक पुस्तक लिखी थी, इंग्लिश में लिखी गई थी ये प्रबुद्ध भारत। वो उद्बोधन एक उनकी किताब थी जो बंगाली भाषा में लिखी गई थी। तो आप इस हिसाब से भी क्वेश्चन का भी सिंगल क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मिलान करें। मिलान करें तो देखो 1 2 3 4 5 आपको कॉलम दिए हैं, यानी इस एक सारणी में 5 कॉलम दिए हैं। पहला है पूना सेवा सदन, दूसरा है सोशल सर्विस लीग, तीसरा है सेवा समिति, और चौथा है सेवा समिति बाल स्काउट एसोसिएशन, और पांचवा है भारत सेवक समाज। ये 5 चीजें दी हैं, और अपन को ये देखना है कि ये स्थापित कब हुई हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके संस्थापक कौन है। तो देखो ए में क्या दिया है, ए में दिया है HN कुंजरू, बी में दिया है श्री राम वाजपेयी, बी में दिया है श्री राम वाजपेयी, और सी में दिया है NM जोशी, और डी में दिया है GK गोखले, और ई में दिया है रमाबाई। तो ये जो है ना 5 कॉलम दिए हैं, इनका अपन को मिलान करना था। इनके मिलान में हम देखते हैं, पहले को अगर हम देखते हैं तो पूना सेवा सदन जो है ना 1909 में पूना में स्थापित की गई थी, और रमाबाई रानाडे के द्वारा जो है ना इसकी स्थापना की गई थी। और देवधर यानी ये महिला कल्याण के लिए थी, मतलब रमाबाई रानाडे और इनके साथ देवधर भी थे, और ये महिला कल्याण के लिए जो थी ये योजना थी, यानी पूना सेवा सदन जो है ना महिला कल्याण के लिए गठित की गई थी। तो रमाबाई इसका आंसर हो जाएगा, आप मैच करवा सकते हैं। दूसरा है सोशल सर्विस लीग, 1911 में बंबई में NM जोशी के द्वारा स्थापित की गई थी, और आम जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए
ये संस्था गठित हुई थी, यानी सोशल सर्विस लीग। ये जो है ना एक तरह से जो है ना जो सरकार है, समाज है, इनके बीच एक संतुलन बिठा के आम व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठाना चाहती थी। तीसरा जो है ना सेवा समिति, ये 1914 में इलाहाबाद में स्थापित की गई थी और कुंजरू के द्वारा स्थापित की गई थी। और प्राकृतिक आपदाओं के समय जो है ना ये सेवा करती थी ये संस्था, और ये शिक्षा के विकास के लिए भी कार्य करती थी। तो ये इलाहाबाद में स्थापित की गई सेवा समिति। चौथा जो है सेवा समिति बाल स्काउट एसोसिएशन 1914 में बम्बई में स्थापित की गई थी ये, और श्री राम वाजपेयी के द्वारा जो है ना स्थापित की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है ना भारत की आने वाली युवा पीढ़ी को स्काउट से परिचित कराना और स्काउट की ओर उसे उन्मुख करना या जोड़ना जो है ना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। और इसके बाद भारत सेवक समाज जो है ना 1905 में बम्बई में स्थापित की गई थी, और गोखले के द्वारा जो है ना ये स्थापित की गई थी, यानी जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये स्थापित की गई थी। और मातृभूमि की सेवा के लिए कुछ सेवक तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य था, यानी भारत की सेवा के लिए जो है ना कुछ युवा वर्ग और कुछ बुद्धिजीवियों का एक दल तैयार करना था, जिसे मातृभूमि की सेवा की जा सके, उसके लिए प्रोत्साहित करते थे। इस प्रकार से जो है ना इसके आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर का अगर आप मिलान करते हैं ABCD में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर इसका आंसर B सही होगा। बॉम्बे वाला B जो है ना इसका आंसर ये सही होगा B। तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं कि इसका भी मिलान करना है हमें। मिलान करने में देखते हैं कि 1 2 3 4 ये 4 कॉलम आपको दिए हैं। 4 कॉलम में देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी, और इसके बाद जो है ना दूसरा है प्रार्थना समाज, तीसरा है राधा स्वामी सत्संग व्यास, या राधा स्वामी सत्संग भी बोलते हैं, इसे राधा स्वामी सत्संग व्यास भी बोलते हैं। और इसके बाद चौथा है परमहंस मंडली। ये 4 चीज़ें दी हैं। इसमें जो है ना इसके जो कॉलम जिससे मिलान करना है अपन को, A में है आत्माराम पांडुरंग और कौन संस्थापक थे, B में है दादोबा पांडुरंग, C में है मैडम ब्लासबस्की, और D में है तुलसी राम। तो ये जो है ना इनका मिलान करना था कौन किससे संबंधित है। तो देखो एक चीज़ तो अपनी क्लियर हो जाती है, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ना वो मैडम ब्लासबस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा जो है ना अमेरिका में स्थापित की गई थी। बाद में जो है ना ये भारत के संदर्भ में आई। तो 1878 में ये न्यूयॉर्क में जो है ना स्थापित हुई थी, और 1882 में जो है ना भारत में इसका मद्रास यानी चेन्नई के निकट जो है ना अडयार नामक स्थान पर जो है ना इसे स्थापित की गई थी। और ये जो है ना कर्नल अलकाट मद्रास आए और यहाँ पे इन्होंने एक मुख्यालय बनाया, और तब से ये भारत में जो है ना अडयार नामक स्थान में स्थापित हुई। मैडम ब्लासबस्की जो है ना वो रूसी जर्मन रक्त की महिला थी। मतलब रूसी जर्मन रक्त का मतलब इनके पिता रूसी थे और जर्मन इनकी माँ थी। तो रूसी जर्मन रक्त की महिला थी। और इसके बाद जो है ना जो अलकाट थे जो इनके सहयोगी थे कर्नल अलकाट, ये जो संस्था है ये वास्तव में संस्था ये क्या चाहती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एनी बेसेंट से हम परिचित हैं। एनी बेसेंट जो है ना 1898 में एनी बेसेंट इसी संस्था से जुड़ी हुई थी, और आगे चल के जो है ना जब ब्लासबस्की की मृत्यु होगी तो इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष कर्नल अलकाट बने, और जब कर्नल अलकाट की मृत्यु हो गई तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष जो है ना एनी बेसेंट बनी थी। और एनी बेसेंट ने ही जो है ना वो इसी से जुड़ी हुई थी। एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की थी, जिसे आज BHU के नाम से जाना जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है ना एनी बेसेंट ने जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, आगे चल के मदन मोहन मालवीय ने जो है ना उसके नाम जो है ना वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रखा था, BHU रखा था मालवीय साहब ने। तो ये जो है ना एनी बेसेंट से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, BHU से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो संस्था थी थियोसॉफिकल सोसाइटी वो वास्तव में धर्म और दर्शन, मतलब जो धर्म और दर्शन और सामाजिक व्यवस्थाओं को समझना चाहता था। ऐसा माना जाता है कि एनी बेसेंट को जो है ना वो एक तरह से भारत में रम गई थी। भारत की धर्म से, भारत की समाज से और भारत की इस पूरी प्रकृति से उन्हें बेहद मोहब्बत हो गई थी, और इसी मोहब्बत के कारण जो है ना वो इससे बहुत ही गहराई से जुड़ गई थी। तो आगे चल के जो है ना दूसरा जो आता है प्रार्थना समाज। ये प्रार्थना समाज जो है ना 1867 में बम्बई में आत्माराम और रानाडिक और RG भंडारकर, यानी
आत्मा राम के द्वारा स्थापित की गई थी। इनके सहयोगी जो है रानाडे और आरजी भंडारकर इनके सहयोगी थे। प्रार्थना समाज के वास्तव में जो है ना वो आत्माराम पांडुरंग ने स्थापित किया था इसे। बाद में इसके आगे चल के अध्यक्ष जो है ना वो रानाडे भी बने रहे और रानाडे ने भी इसके लिए काफ़ी कुछ काम किया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्रार्थना समाज का जो उद्देश्य था उसका उद्देश्य था हिंदू धर्म विचार का प्रसार करना। हिंदू धर्म के जो विचार हैं, जो थिंक हैं या थॉट हैं, उन थॉट को जो है ना प्रसारित करना इसका मूल उद्देश्य था प्रार्थना समाज का। इसके बाद राधा स्वामी सत्संग व्यास या राधा स्वामी सत्संग जो है 1861 में आगरा में तुलसी राम के द्वारा स्थापित किया गया था। तुलसी राम एक ईश्वरवादी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर रहे थे और इनके संस्था का मूल उद्देश्य था एक ईश्वर को मानना और एक ईश्वर की ही परंपरा को आगे बढ़ाना। तो ये जो है ना राधा स्वामी सत्संग हो गया। चौथा जो है ना परमहंस मंडली, ये 1849 में बंबई में दादोबा पांडुरंग के द्वारा स्थापित की गई थी। और ये जो इसका जो मूल उद्देश्य रहा है परमहंस मंडली का जो मूल उद्देश्य रहा है ये रहा जाति प्रथा के बंधन को समाज से तोड़ना, यानी जाति प्रथा को समाप्त करना। तो इस प्रकार से जो है ना ये संस्थाएं चलती रहीं। इस हिसाब से अगर इनके आंसरों को आप देखते हैं ABCD में कि कौन सा सही है, तो इसका आंसर C सही है। C में क्या है, पहले का जो है ना वो C, दूसरे का A, तीसरे का D और चौथे का B जो है ना मैच कर रहा है। तो आपको इस प्रकार से मैच कराना था। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं एक संस्था दी गई है, इसका भी मिलान करना हमें। एक संस्था दी दार उल उलूम, दूसरी संस्था दी है बरेलवी आंदोलन, तीसरी दी है अहमदिया या कादियानी आंदोलन और चौथा जो दिया है मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी। तो ये चार जो है ना इसमें कॉलम दिए हैं, इनका मिलान करना था कि कौन इनके फाउंडर रहे हैं। ए में हमें देखना है अहमद रजा खान, बी में है मोहम्मद हुसैन अहमद, सी में है सर सैयद अहमद खान और डी में है मिर्जा गुलाम अहमद। यहाँ पर एक खतरा पैदा हो सकता है कि सब में अहमद लगा है, तो ये आंसर में खतरा पैदा हो सकता है। सबसे पहले हमें उस मैच को देखना है, उसको कौन मैच कर रहा। तो देखो मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी ये आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। तो ये सर सैयद अहमद खान ने जो है ना ये से स्थापित किया था। तो सर सैयद अहमद खान से हम मिला देते हैं, यानी चौथे का C सही है। तो अगर चौथे का C सही मिलाते हैं हम तो हमें कितने आंसर मिलते हैं, तो 2 आंसर हमें मिलते हैं। तो 2 आंसर हमें मिलते हैं, यानी चौथे के C में, चौथे का C, हाँ चौथे के C में हमें 2 आंसर मिलते हैं। तो एक तो हो जाता है कि 2 आंसर बाहर हो जाते हैं, इस प्रकार से भी हम हाफ प्रोबेबिलिटी पे मैच करा सकते थे। अब इसके बारे में हम फिर दूसरा किसी और को है तो अब या तो आपको अहमदी आंदोलन आना चाहिए, बरेलवी आंदोलन आना चाहिए, दारुल उलूम आना चाहिए। अगर इनमें से कोई नहीं आता है तो इसके बारे में जो है हम बताते हैं। जैसे पहला है दारुल उलूम। ये दारुल उलूम जो है ना 1866 में देवबंद नामक स्थान में, जो पंजाब के नज़दीक पड़ता है, देवबंद नामक स्थान में मौलाना हुसैन अहमद के द्वारा जो है ना स्थापित किया गया था। ये प्राचीन इस्लामी परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहता था और लेकिन इसने इस्लाम की उदारवादी व्याख्या की है, मतलब इस्लाम के पुराने अस्तित्व को तलाश रहा था। और ये मूवमेंट जो है ना मुसलमानों को संगठित करके अपने वास्तविक इस्लामी स्वरूप की ओर ले जाना चाहता था। लेकिन इसने जो है ना व्याख्या जो है उस जो कठोर व्याख्या नहीं की है कि कहने का मतलब कि रूढ़िवादी परंपराओं को कठोरता से नहीं अपनाया, इसने उदारवादी व्याख्या दी थी। तो इसका मैच जो है ना मौलाना हुसैन अहमद से कराना था। दूसरा है बरेलवी आंदोलन। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बरेलवी आंदोलन जो है ना ये पंजाब में अस्तित्व में आया था और मौलाना अहमद रजा खान या मौलाना अहमद रिजा खान, रजा खान या रिजा खान दोनों ही नाम आते हैं। तो मौलाना अहमद रिजा खान इससे फाउंडर थे, इससे संबंधित थे। ये जो है ना प्राचीन इस्लामी प्रथा को अपनाना चाहता था और देवबंद का ये कट्टर विरोधी था। देवबंद जो स्कूल आगे चला है, देवबंद आंदोलन, ये देवबंद का कट्टर विरोधी था, बरेलवी आंदोलन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अहमद रिजा खान जो है ना ये इसके फाउंडर थे।
अगला तीसरा है अहमदिया आंदोलन या कादियानी आंदोलन। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ये भी आया था पंजाब क्षेत्र में, और मिर्जा गुलाम अहमद जो है ना इसके फाउंडर थे, और इसलिए भी इस्लाम धर्म सुधार से संबंधित है। और ईसाई हिंदू धर्म से रक्षा, मतलब ये जो ईसाई और हिंदू धर्म का जो प्रचार प्रसार होता जा रहा था, तो उसके प्रचार प्रसार से इस्लाम धर्म की रक्षा करना चाहता था ये। तो यहाँ पर जो है ना आप मैच करा सकते हैं। चौथा है मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी, सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो है स्थापित की गई थी 1886 में जो है ना अलीगढ़ में AMU की जो है ना आगे चल के स्थापना हुई थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी इस मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1886 में हुई थी, जो आगे चल के जो है ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। और इसके जो है ना बोल्ट्स करके कोई जो है ना ब्रिटिश प्रिंसिपल, पहला जो प्रिंसिपल बना था इसका, वो ब्रिटिश प्रिंसिपल बनाया गया था। सर सैयद अहमद खान मुस्लिम वर्ग के युवा वर्ग या शिक्षित वर्गों को जो है ना आधुनिक परंपरा यानी ब्रिटिश ज्ञान से या आधुनिक ज्ञान से जोड़ना चाहते थे, भौतिकतावादी ज्ञान से ये जोड़ना चाहते थे मुस्लिम युवा वर्ग को। इनका मानना था कि मुस्लिम युवा वर्ग पिछड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि उसे अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती है, और अरबी फारसी की धार्मिक शिक्षा जो है ना उसे किसी काम नहीं आती है। इसी कारण से परिवर्तित भौतिकतावादी जगत से जो है ना इस्लाम जुड़ नहीं पा रहा है, मुस्लिम वर्ग जुड़ नहीं पा रहा है, इसलिए पिछड़ता चला जा रहा है। अपनी गरीबी के लिए ये जिम्मेदार है, इसलिए ये आधुनिक शिक्षा को जो है ना मुस्लिम वर्गों को दिलाना चाहते थे कि मुस्लिम वर्ग के युवा लोग जो है ना इससे जुड़ें और उन्हें आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो। उसी उद्देश्य से जो है आगे चल के AMU की स्थापना की गई थी, जिसमें भौतिक ज्ञान दिया जाता था, जिसमें धार्मिक के बजाय भौतिक ज्ञान को जो है ना वरीयता दी गई थी। ये उद्देश्य था इनका, सर सैयद अहमद खान का। तो हमने देखा है कि इस प्रकार से जो है ना जो जनता को आधुनिक शिक्षा दी जा रही थी, इस प्रकार मतलब विचारधाराओं को आप देखो कि जो युगांतरवादी विचारधाराएं आ रही हैं, किस प्रकार से ये जो नव युवा वर्ग है, जो ब्रिटिश शिक्षा प्राप्त है, इंग्लिश शिक्षा प्राप्त है, जो नव युवा वर्ग है, जो यूरोप की प्रवृत्ति यानी अनुसंधान और जो विज्ञानवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत है, वो किस प्रकार से अपने देश में जो है ना वो विज्ञानवादी विचारधाराओं को फैलाना चाहता है, जिससे कि लोग जागरूक हों। तो यहाँ पर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि कथन और कारण दिए हैं। कथन क्या है? देखो कथन अब वही है कि कथन सही है तो A, तर्क सही है तो B, कथन सही और तर्क सही है और कथन तर्क की व्याख्या करता है तो C, और व्याख्या नहीं करता है और दोनों सही है तो D। इस प्रकार से वो हर परंपरा में एक सी होता है कथन तर्क का, आपको ये ध्यान रखना है। कथन है राममोहन राय को एक मत से प्रथम आधुनिक भारतीय माना जाता है। मतलब भारत में या वर्तमान परंपरा में जो बुद्धिजीवियों के द्वारा राजा राममोहन राय को, इसमें कोई दो मत नहीं है, यानी एक मत से सभी लोग ये मानते हैं कि ये आधुनिक भारत के पहले भारतीय हैं या भारत के पुनर्जागरण के पिता हैं, या भारत में पुनर्जागरण के ये पिता है। इसका मतलब होता है आधुनिक विचारधारा का ये पहला व्यक्ति माना जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या ये कथन सही है? तो ये बात सही है, हम लोग मानते हैं। हम लोग मानते हैं कि आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का पिता जो है ना राजा राममोहन राय है, ठीक है ना। तर्क इसमें दिया है कई धार्मिक ग्रंथों को उनके मूल रूप से अध्ययन करने के लिए इन्होंने फारसी, अरबी, हिब्रू, संस्कृत जैसी अनेक भाषाओं का अध्ययन किया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। राजा राममोहन राय को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने फारसी में भी किताब लिखी है, उन्होंने मतलब संस्कृत में भी किताब लिखी है, उन्होंने इंग्लिश में भी किताब लिखी है, कई भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। तो कई भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए आधुनिक भारत की परंपरा नहीं। आधुनिक भारत का जो प्रथम व्यक्ति है या भारत पुनर्जागरण का जो पितामह है, वो इसलिए नहीं माना गया कि इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, क्योंकि कई भाषाओं का ज्ञान तो और भी लोगों को हो सकता है। इसलिए इन्हें पुनर्जागरण का पिता कहा गया है, क्योंकि इन्होंने सामाजिक जो बीड़ा उठाया था उद्धार का, इन्होंने जो सामाजिक परिवर्तन लाए थे, इन्होंने जो सती प्रथा को अंत करवाया था, इनके प्रयासों से जो समाज में रूढ़ियां थी उन रूढ़ियों पर चोट करी इन्होंने, और समाज को नई आधुनिक परंपरा से जोड़ने का कोशिश किया था इन्होंने। इसी कारण से जो है ना इन्हें जो है ना आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि तर्क सही है, कथन भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे एक दूसरे की, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला कथन जो है ना, अगला कथन है रामकृष्ण मठ की स्थापना समाज सेवा के लिए की गई थी।
इसका जो तर्क दिया है, इसका उद्देश्य ऐसे लोगों का समूह को तैयार करना था जो परमहंस की शिक्षाओं का प्रसार करे व मानवतावादी समाज स्थापित करे। देखो, रामकृष्ण मठ, मैंने कहा था जब भी रामकृष्ण परमहंस की या विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की बात आए तो एक ब्रेन में सीधा उद्देश्य रख लो कि इस संस्था का मूल उद्देश्य लोगों की सेवा करना है, दीन दुखियों की सेवा करना है। तो विवेकानंद के द्वारा जितने किरत कार्य थे, जितने भी किए गए कार्य थे, वो उन सब कार्यों में उनके सेवा भाव दिखता है। देखो, विवेकानंद ने कहा था, मैं ऐसे हर शिक्षित भारतीय को अपराधी मानता हूं जो अपनी आने वाली पीढ़ी को, खुद शिक्षित होके अपनी आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा प्रदान नहीं करता है, वो सब अपराधी हैं। तो उनकी विचारधारा को देखो ना आप, स्वामी विवेकानंद की विचारधारा को हम देखते हैं तो हर जगह उनका जो है ना समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। मतलब वो अगर धर्म की भी व्याख्या कर रहे हैं तब भी वो समाज सेवा से जोड़ के देखते हैं, अगर वो समाज में बदलाव की बात कर रहे हैं तब भी उसको जोड़ के देखते हैं, अगर वो गणित की बात कर रहे हैं तब भी बदलाव समाज सेवा से जोड़ के, मतलब हर परंपरा को वो जो है ना सामाजिक सेवा से जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ये बात सही थी। यानी रामकृष्ण मठ की जो स्थापना हुई थी, जो विवेकानंद के द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य रहा है तो वो क्या था, वो समाज सेवा के लिए था। और इनका उद्देश्य बिल्कुल जो इसमें क्या है था, इनका जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्होंने एक समय से वो समूह तैयार किया था, जो समूह रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना गया, रामकृष्ण परमहंस मंडली के नाम से जाना गया। तो मतलब रामकृष्ण मिशन के नाम से जाना गया। मेरा उद्देश्य कहने का मतलब ये था कि इनका जो मिशन था वो उसी आधार पर काम करता था, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका तर्क ने जो है ना वो कथन की व्याख्या कर दी है। तो अब इसके बाद बात आती है 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 है, कथन कहता है अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। तो पहले तो क्वेश्चन यही, अवेस्ता किसका ग्रंथ है? तो ये अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे हमारे यहाँ रामायण जो है ना भारत हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, ऐसी अवेस्ता जो है ना पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। तर्क दिया है, मैडम कामा ने पारसी समाज के सुधार तथा पारसी महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया। बिल्कुल सही बात है। मैडम भीकाजी कामा जो थी वो पारसी समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही थी, भारतीय समाज के उत्थान के लिए तो कर ही रही थी, पारसी समाज के लिए और पारसी महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे उत्थान के कार्य किए हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मतलब कथन सही है, तर्क सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो है ना डी हो जाएगा। यानी दोनों कथन भी सही है, तर्क भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1829 का चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट को शारदा एक्ट भी कहा जाता है। देखो 1929 में शारदा एक्ट को आपने पढ़ा होगा। 1929 के जो शारदा एक्ट है उसे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी कहा जाता है। आप इसको इस तरह से देखिए, शारदा एक्ट तो सब जानते हैं, लेकिन उसका दूसरा नाम जो है ना वो शायद अपन नहीं जानते, तो इसका दूसरा नाम है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, इसी को शारदा एक्ट कहा गया। तर्क दिया है कि केंद्रीय विधायिका में हरप्रसाद शारदा के द्वारा लाया गया था। बिल्कुल बात सही है। यानी एक व्यक्ति हुआ करते थे हरप्रसाद शारदा, उनके द्वारा यह एक्ट जो है ना वो केंद्रीय विधायिका में लाया गया था वायसराय की, और इस केंद्रीय विधायिका में से पारित करवाया गया था। और ये बाल विवाह से संबंधित एक्ट था, इसलिए इसका नाम जो है ना शारदा एक्ट पड़ गया, यानी शारदा एक्ट के नाम से इसे जाना गया। इसका आंसर सी सही है। अब तक हमने 10 प्रश्नों को देखा है कि 10 प्रश्नों में हमारे जो धार्मिक और सामाजिक सुधारों से संबंधित जो विधान थे वो किस प्रकार से जो है ना कार्य कर रहे थे। तो ये आप मान के चलो कि 10 नहीं बल्कि ये 30 से 40 क्वेश्चन बनते हैं, और 30 से 40 क्वेश्चनों को हमने जो है ना समेटने की कोशिश की है सिंगल क्वेश्चन के हिसाब से। अगर इन क्वेश्चनों पे आप विचार करते हैं, इन क्वेश्चनों को आप अगर कॉपी पे डाउन करते हैं, नोट डाउन करते हैं, तो अगर इस प्रकार से आप लिखते हैं मतलब तो आपको जो है ना बहुत सारे धीरे धीरे क्वेश्चन तैयार होते चले जाएंगे। ध्यान से इनको देखना, ध्यान से इनको सुनना है, उसके बाद अपने जेहन में, हृदय में बिठा लेना है। तो संभवतः है कि इनसे 2-4 क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में मिलते रहेंगे। तो अगली सीरीज में प्रश्नों की जो है ना मैं नए टाइटल के साथ उपस्थित रहूँगा।